बदार बोलता है इसमें एफआईज डीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं कि कहां पर इस समय एफआईज और डीआईज एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो कल के सत्र में हमने देखा कि एफआईज ने माल बेचा करीब 5,000 करोड़ का और साथ ही 3715 करोड़ का बाय किया डीआईज ने। तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ तो थोड़ी मिक्स है, लेकिन आज का डेटा देखना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस समय हो क्या रहा है कि जिस दिन मार्केट में एफआई गिरता है मार्केट, उस दिन एफआईज बेच के बैठे होते हैं और अगले दिन मार्केट में फिर जब मूव तेज आता है तो एफआईज बाय भी कर लेते हैं। तो यही एक इंपॉर्टेंट है कि एफआईज खुद अपना ट्रेंड सेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट से ट्रेंड लेने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो कल अमेरिकन मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट, वहाँ से इसीलिए ट्रेंड नहीं मिल रहा है। शंघाई फ्लैट, हैंसेंग और निकाई 0.5% ऊपर, कोस्पी फ्लैट। तो हर जगह से इस समय फ्लैटिश ही रुझान देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर लूजर्स, वहाँ पे किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो गेनर्स में देखें तो होनासा यहाँ पर करीब 13% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है और पावर मैक आफ्टर रिजल्ट्स 11%। होनासा के भी रिजल्ट्स आए थे, 13% का उछाल उसी वजह से। जिंसा टेक करीब 6%, मेट्रो ब्रांड करीब 6% ऊपर है और जेके लक्ष्मी सीमेंट करीब 5.5% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि टॉप लूजर्स की लिस्ट में बने हुए हैं। तो टॉप लूजर्स की लिस्ट में केनर कंस्ट्रक्शन करीब 4%, जीएम फॉडलर 3.5%, ग्रेविटा 3.5%, पॉलीप्लेक्स 3%, सन फार्मा आफ्टर रिजल्ट्स। ये सभी काउंटर हैं जो कि 3-4% गिरे हुए हैं। इनमें कुछ के रिजल्ट्स हैं लाइक सन फार्मा जैसी कंपनीज के। जीएम फॉडलर रिजल्ट्स के बाद लगातार दूसरे दिन टूटा है। तो ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहां पर कि हमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कि आज कौन सी बड़ी खबरें हैं आज जिनका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। अमेरिकी टैक्स बिल पास होने से डेफिसिट बढ़ने का डर बढ़ गया है। बिल पास हो गया, शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा, लॉन्ग टर्म में कर्ज बढ़ने की आशंका है। 30 साल के बॉन्ड की यील्ड 5% के पार पहुंच गई है। अब अमेरिकन मार्केट से जुड़े हुए कुछ एक काउंटर जो कि एक्सपोर्ट फ्रंट पर काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, टेक महिंद्रा, इन सभी पर एक बार अंशुल जी से पूछ लेते हैं, राय ले लेते हैं। अंशुल जी, कैसे लग रहे हैं इनके चार्ट सेटअप? टेक महिंद्रा का तो ठीक लग रहा है क्योंकि मैं आईटी में बुलिश हूँ। आईटी में मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही, बस एक ही है वीकली स्विंग हाई ईयरली और 3 ईयर वीवैप पे जाके वीकली पे अटका है, इवेंचुअली निकाल लेगा और ऊपर चल जाएगा। टेक महिंद्रा पे फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, सिमिलर टू आईटी इंडेक्स। 1711 तक का टारगेट मेरे को दिख रहा है और आपको याद होगा 31,000 से जब बाउंस बैक कर रहा था 4 ही स्टॉक में रिकमेंड कर रहा था, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक। बाकी मेरे को कोई भी स्टॉक इसमें पसंद नहीं आ रहा है। टाटा मोटर अगेन जो हमने डिस्कस किया था वही हो रहा है कि 3 से 4 हफ्ते कंसोलिडेट कर सकता है। ये दूसरा हफ्ता है जहां पे कंसोलिडेशन है। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो कंप्लीटली इनसाइड बार है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगले 2 हफ्ते भी अगर इस मदर कैंडल जो लास्ट वीक बनी थी मदर कैंडल, इसके अंदर ही टाइम स्पेंड कर लेता है तो बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर ऐसी 3 इनसाइड बार बनती है, जनरली स्मॉल कैप पे अगर ऐसी 3 वीकली इनसाइड बार बनती है, 30-40% का मूव आता है। अब टाटा मोटर्स के साथ दिक्कत यह है कि 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है तो 30-40% मूव तो नहीं आएगी, लेकिन 15% की मूव, 10 से 15% की मूव आराम से बन सकती है। तो जो हम 50% रिट्रेसमेंट 857 की बात कर रहे हैं, ये फटाफट में अचीव हो जाएगा अगर ये 3 हफ्ते इसी तरह इनसाइड बार बन गई। ये पहला हफ्ता हो चुका है, अगले 2 हफ्ते और बन गई, बहुत बेहतरीन सेटअप हो जाएगा। अंडर डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन सेटअप है। ठीक है। अमेरिकन मार्केट्स में जिस तरह की उठापटक देखने के लिए मिल रही है टैक्स रिफॉर्म को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी चीज़ की तारीफ करने में बहुत ही माहिर हैं। वो अपनी हर चीज़ का नाम ऐसा बोलते हैं ब्यूटीफुल टैक्स बिल, जिसको ब्यूटीफुल कोई वहाँ पर बोल नहीं रहा इजीली। उनकी खुद की पार्टी के लोग नहीं बोल रहे। इस टैक्स बिल को पास कराने में ही उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है, लेकिन उन सब के बावजूद मॉर्गन स्टैनले ने अमेरिकन मार्केट्स पर बुलिश राय ही दी है। उनका कहना है कि S&P 500 अगले 1 साल में 6500 तक जाएगा, मौजूदा स्तरों से 11% का रिटर्न देगा। अंशुल जी, अगर देखें तो अगर अमेरिकन इकोनॉमी ठीक करने वाली है अगले 6 महीने 1 साल में, तो कहीं ना कहीं कमोडिटीज़ की प्राइजेस भी उससे प्रभावित होती हैं, हमारी आईटी कंपनियां भी प्रभावित होती हैं। पहले मैं कमोडिटी साइकिल के शेयर देख लेता हूं, टाटा स्टील, JSPL, हिंडाल्को, इन सभी पर आपकी राय, कैसा दिख रहा है इनका चार्ट सेटअप? तो ये टाटा स्टील में तो फिलहाल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फॉर दैट मैटर मेटल इंडेक्स पूरा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। आप टॉप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। मैं 152 रुपए में निकल गया, 162 आ गया, मेरे को कोई भी दुख नहीं है क्योंकि 128 का लिया, 152 में बेचा है, अपने शेयर की प्रॉफिट मैंने निकाल ली है। वहां से मैं टाटा टेक पे जंप कर गया। तो आप ना टॉप पकड़ सकते ना बॉटम पकड़ सकते हैं। बीच का जो 60% का मूव होता है वो आपको प्ले करना होता है। तो वो 60% का मूव जो इजी मनी कहते हैं वो निकल चुका है मेटल स्टॉक्स में। वेदांता इकलौता था जो टारगेट अचीव नहीं कर पाया।
460 का, वो 440 पे अटक गया। बाकी हिंडाल्को अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, जो शॉर्ट टर्म का टारगेट था 672 का, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। टाटा स्टील थोड़ा सा रुका हुआ है, दैट मींस टाटा स्टील सबसे मजबूत काउंटर था, इसलिए इसमें सबसे कम प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट इवेंचुअली मिडिल काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग या 4 हफ्ते की कंसोलिडेशन होनी चाहिए, सिमिलर टू आईटी, ऑटो और जो अभी हमने टाटा मोटर्स डिस्कस किया। तो चार्ट सेटअप कहीं से खराब नहीं है, फिलहाल 2 से 4 हफ्ते यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन रहनी चाहिए। डिप मिलेगी, डिप में वापस से बाइंग का मौका मिलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके डिप पे बाई करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, एटलीस्ट मिडिल स्टॉक्स में। ठीक है। सर, अगर हम देखें तो एक अमेरिकन मार्केट में ना सर्वे होता है, और वो हर वीक में, हर मंथ में होता है। ये सर्वे बड़ा इंटरेस्टिंग था, और पिछले 1-1.5 महीने से इस सर्वे पर काफ़ी ज़्यादा दुनिया देख रही है, किस तरह से वहाँ पर रुझान देखने के लिए मिल रहा है। जनवरी के बाद अमेरिकन मार्केट पर निवेशक सबसे ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं। 37.7% निवेशक अगले 6 महीने के लिए अमेरिकी मार्केट पर बुलिश है। मंदी की सोच रखने वाले निवेशक अब केवल 36.7% रह गए। मतलब मंदी रखने वाले भी अभी भी हैं लगभग उतने ही जितने की तेजी रखने वाले, लेकिन तेजी रखने वाले जो निवेशक हैं, सोच रखने वाले, वो थोड़े अब ज़्यादा हो गए। मंदी की सोच रखने वाले निवेशक अप्रैल में 61.9% थे, यानी कि जो मंदी खेल रहे थे लोग, उन्होंने अपनी सोच बदल ली है अमेरिका में, और अब वो तेजी की तरफ आ चुके हैं। जो 62% ऑलमोस्ट लोग मंदी सोच रहे थे अप्रैल में, अब वो मई में तेजी सोच रहे हैं। काफ़ी कुछ कन्वर्ट हो चुके हैं उनमें से तेजी की साइड पर। अंशुल भाई, ये बताइए, इसी तरह का रुझान हमारे यहाँ भी था अप्रैल फर्स्ट वीक, सेकंड वीक तक, 14-15 अप्रैल तक एफआईज भी सेल में थे, और हमारा मार्केट भी 22,000 की 23,000 की रेंज में चल रहा था। आज हम 24 से 25,000 की रेंज पे चल रहे हैं। ये सोच हमारे यहाँ भी बदल लेनी चाहिए हम लोगों को कि मंदी अब नहीं आएगी, या अभी भी लगता है कि चार्ट पे कुछ ऐसे पैटर्न बचे हैं आपके यहाँ पर जो कि अभी भी मार्केट को परेशान कर सकते हैं? तो देखिए, आपको याद होगा मैं हमेशा पिछले 1-1.25 साल से, जब से मनी नाइन से जुड़ा हूँ, हमेशा एक डेटा डिस्कस करता हूँ कि एफआईआई की नेट पोजीशन कितनी शॉर्ट या लॉन्ग है, एफआईआई की फ्यूचर पोजीशन कितनी लॉन्ग या शॉर्ट है। ये जो आप ये दिखा रहे हैं 37% वाला, इसको हम लोग कहते हैं सेंटीमेंट इंडिकेटर। ये आप किसी भी पढ़ लीजिए, ये कमोडिटीज पे भी आता है, हर 15 दिन में या 1 महीने में एक बार आता है। इसको कहते हैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट, सीओटी करके कुछ आता है अमेरिका में। इंडिया में इस टाइप की चीजें नहीं है, हमने एक्सेल में बना के रखी है एफआईआई का डेटा पोजीशन। ये कोई बेहतरीन सॉफ्टवेयर में या इस टाइप से एनएससी कुछ इनिशिएटिव लेके बनाए तो बहुत बेहतरीन रहेगा। बट अमेरिका में इस टाइप की चीजें बहुत सारी हैं जो हम स्टडी करते हैं। इसमें आप चाहे कमोडिटी देखिए, चाहे इक्विटी मार्केट देखिए, चाहे किसी भी तरह का डेटा देखिए, सेंटीमेंट इंडिकेटर जब होता है, सेंटीमेंट जब एक साइड में झूल जाता है रिटेल का, अब मैप आप किस तरीके से करें, जैसे मैं एफआईआई का मैप करता हूं, आप रिटेल का मैप कर लीजिए। जब एक तरफा किसी तरफ डेटा बैठ जाता है, मार्केट हमेशा उसका उल्टा चलता है। जब एकदम रिटेलर तेजी में बैठा था, मार्केट वहीं पे टॉप बनाया। रिटेलर जब एकदम मंदी में बैठा, मार्केट वहीं से बॉटम बनाया। एकदम मंदी में कब बैठता है? जब एफआईआई कंटिन्यूअसली पोजीशन शॉर्ट करती है। तो मैं इसलिए एफआईआई डेटा ट्रैक करता हूं। जब भी ओवरसोल्ड कंडीशंस आती है तो वहां से मैं शॉर्ट लेना बंद कर देता हूं, भले मार्केट वहां से 200-250 पॉइंट और गिर जाए निफ्टी में, बट वहां पे हार्ड मनी एनवायरनमेंट हो जाएगा। शॉर्ट करके भी पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा, शॉर्ट करके वैसे भी बहुत मुश्किल होता है। जब पलटता है तब आप भले तेजी खेल सकते हो। तभी आप देखो, नियर अबाउट बॉटम में हमने बॉटम कॉल किया था, एकदम एग्जैक्ट पे नहीं, लेकिन वो 150 पॉइंट ऊपर नीचे हमने बॉटम कॉल किया था, और पिछले 2 बार। तो ये सेंटीमेंट इंडिकेटर अगर ढंग से अगर कोई पढ़े तो आपका पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। आप एटलीस्ट ट्रेंड के विपरीत नहीं बैठोगे। तो ये जो डेटा दिखा रहा है, ये जब तक किसी एक साइड 85% या ऊपर से देखें 85 या नीचे से देखें 15, एक साइड में एकदम स्क्यूड ना हो जाए, तब तक मार्केट में रिवर्सल नहीं आता है। अभी ये जो पोजीशन पलट रही है, ये अभी जब तक 85-90% लोग बुलिश ना हो जाए रिटेलर, तब तक मार्केट में टॉप नहीं बनेगा। धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है। अभी तेजी बनी रहेगी, डाउ जोन्स में भी तेजी बनी रहेगी, इंडियन मार्केट में भी तेजी बनी रहेगी। शॉर्ट टर्म के छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, बट इवेंचुअली ये ऊपर ही की तरफ चलेगा। ठीक है, तो अभी मार्केट में ठीक है स्ट्रेंथ है, और जब तक मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आती, लोगों की सोच बिल्कुल सुपर बुल रन की तरफ नहीं आ जाती, जब तक मार्केट में रिवर्सल के चांसेस नहीं है। ये भी एक थ्योरी होती है, बिल्कुल ठीक थ्योरी है, और इसमें अक्सर लोग सितंबर को याद करें, आप 2008 को याद करें, आप
21 को याद करें, जब 17 अक्टूबर 2021 को एक हाई लगा था। उसके बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध तो बाद में शुरू हुआ था, वो 2022 में शुरू हुआ था, लेकिन 2021 में ही सितंबर अक्टूबर के साइड पर टॉप लग गया था मार्केट का। तो ये आपको देखना है कि जब सबसे ज़्यादा लोग खरीदारी, कोई भी हर आदमी जब बोल रहा हो कि खरीदारी कर लो, ये शेयर ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तब समझ लो कि खतरनाक इंडिकेटर पैदा हो चुके हैं मार्केट में। और वो होता है, वो कितने दिन में पूरा होता है वो अलग चीज़ है। लेकिन एक और खबर अंशुल जी, कच्चे तेल की कीमतों में कल बैंक निफ्टी DI निकल गई सर, यहाँ से अब और तेजी डेवलप होगी। अच्छा 55,400 DI निकला है। 55,200 55,200 निकाल लिया, बट टिक जाए थोड़ी देर तो 55,400 55,700 खुल जाएगा। हाँ, निफ्टी भी इस समय डे हाई पर आ गया, 24,861 आ गया अभी। चाचा चले ना ICICI बैंक, अभी पापा नहीं चले NDFC बैंक। चलिए कोई बात नहीं, सब चलवा देंगे। अंशुल जी, ओपेक की बैठक कल, माफ़ कीजिएगा, ओपेक की बैठक होने वाली है 1 जून को। उससे पहले कल कच्चे तेल की कीमतों में हमने गिरावट आते हुए देखी। खबरें ये आ रही है कि जुलाई से और ज़्यादा सप्लाई बढ़ाने पर ओपेक डिसीज़न ले सकता है। करीब 4.11 लाख बैरल पर डे की सप्लाई बढ़ाने पर फैसला ले सकता है ओपेक, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो रही है, और उसका इम्पैक्ट है कि क्रूड ऑयल की कीमतें गिर रही हैं। क्रूड ऑयल गिरने से हम सभी जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां प्रभावित होती हैं। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में स्ट्रेंथ लौटती है, पेंट और फिलिप्स कार्बन ब्लैक जो भी क्रूड के डेरिवेटिव्स अपने मेन प्रोडक्ट बनाने में यूज़ करती हैं, उनको फ़ायदा ही मिलता है। कि कोई कंपनी आपकी रडार पर इस समय चल रही है? आई नो आप 3 कंपनियां तो खास तौर से ट्रैक करते हैं, एशियन पेंट, IOC, HPCL। इनके अलावा और इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है फिलहाल? तो देखिए, सबसे बेहतरीन तो जो लग रही है वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है रिलायंस। उस पे तो बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, लेकिन जो करेक्शन 4-5 दिन का था कंप्लीट करके वापस चल रहा है। तो अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ 1480 और 1533, ये 2 लेवल में देख रहा हूँ। जैसे ही आते हैं आई वुड कंसिडर प्रॉफिट बुकिंग 1533 पे, तो आई एम श्योर कि मैं प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर करूंगा ही करूंगा, क्योंकि वो मेजर रेजिस्टेंस है। तो उस पर बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन जहां तक क्रूड की बात है, वीकली चार्ट पे क्रूड में रेंज बन गया है $64 और $54 का। इसी रेंज में मेरे को लग रहा है कि 6-8 महीना करीब यहाँ पे क्रूड काट सकता है, ना ऊपर निकलेगा ना नीचे निकलेगा। और ये ओपेक की मीटिंग को अगर थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ओपेक इतने गिरे हुए प्राइजेस में भी सप्लाई क्यों बढ़ा रही है। यूएस नेट कंज्यूमर से नेट एक्सपोर्टर हो रहा है क्रूड में, मतलब अपने कंजम्पशन से ज्यादा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर रहा है। अब उसको माल बेचने के लिए बाजार चाहिए तो या तो बाजार बढ़े, मतलब केक बड़ा हो तो खाने मिले, या फिर किसी एक खाने वाले को हटा दो तो आपको अपना वो मिल जाए। तो ईरान से जो न्यूक्लियर डील का लफड़ा इनने पाल रखा है, उसका न्यूक्लियर डील से कोई लेना ही देना नहीं है। सैंक्शन और किसी ना किसी बहाने से ईरान पे सैंक्शन लगा के रखना है ताकि उसका तेल बाजार में ना आए और अमेरिका अपना बाजार माल बेच पाए। अब ओपेक क्या कर रहा है, वो प्राइजेस पहले गिरा रहा है और उसी समय सप्लाई और इतनी बढ़ा रहा है कि अमेरिकन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है इन सब अरब कंट्री के मुकाबले, तो सस्ते में अमेरिका माल नहीं बेच पाएगा। तो ये जियोपॉलिटिकल जो प्रेशर चल रहा है ना एक दूसरे के ऊपर, ये इवेंचुअली क्रूड के प्राइसेस को बहुत बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि बढ़ा तो अमेरिका को फायदा होगा। और जिस हिसाब से दादागिरी चल रही है, हर वो मौके पे अमेरिका को दबाने की कोशिश की जाएगी जहां मौका मिल जाए, क्रूड बीइंग वन ऑफ देम। तो क्रूड के प्राइसेस में कोई बड़ी तेजी नहीं आने वाली है, स्टेबल रहेगा $64-65 के आसपास, उसमें $5-6 ऊपर मान लीजिए, 10-15 नीचे मान लीजिए, इसी में ट्रेड करता रहेगा। बट इसी के बीच में चलता रहेगा, बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। अमेरिका ईरान के माल को आने नहीं देगा, ओपेक अमेरिका को सप्लाई करने नहीं देगा। तो दोनों तभी पॉसिबल है जब प्राइस नीचे रह जाए। तो ये प्राइस नीचे ही रहेंगे, आपको बहुत डरने की जरूरत नहीं है। IOCL का मैं अभी पढ़ रहा था कोई आर्टिकल, 1 ट्रिलियन की रेवेन्यू ये देख रहे हैं। 1 ट्रिलियन की रेवेन्यू का मतलब है बहुत बड़ा इनके पास ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिख रही है। इसलिए मैं IOC पे हमेशा कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत जल्दी 225-230 के टारगेट दिखाएगा। बट इसमें पैसा इन्वेस्टर कमाएगा, ट्रेडर नहीं कमा पाएगा। ट्रेडर को कमाना है तो हाई बीटा काउंटर्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेडर को कमाना है तो हाई बीटा काउंटर्स में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर इन्वेस्टर को कमाना है तो ऑफ कोर्स ये शेयर ठीक है, क्योंकि इनमें ग्रोथ है। कंपनियों की जो गाइडेंस है
लंबी अवधि की वो काफ़ी अच्छी है। कुछ और काउंटर अदानी पोर्ट्स, इस पर एक खबर आई है 6,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी मिली है। एनसीडी के जरिए कंपनी फंड जुटाने वाली है। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं अदानी पोर्ट्स को सर ऑन चार्ट? लगभग 5 दिन का करेक्शन था सर, कल फेल्ड ब्रेकआउट भी दिया है, लॉन्ग स्ट्रैप किया है। अगर ये स्टॉक 1358 टूटा तो फिर 1309 तक आएगा। आज का रिएक्शन थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है। अगर आज हाई क्रॉस हो गया 1408 का जो कल का हाई है, ये क्रॉस हो गया तो कल ऊपरी स्तर से जिसने शॉर्ट किया है वो ट्रैप हो जाएगा। तो इस समय बुल्स भी अनपेड है, बेयर्स भी अनपेड है, बिल्कुल बीच में खड़ा है। किसी एक तरफ डायरेक्शन मूव मिला और 100 रुपए चल जाएगा। मेरी अंदर से गट फील है कि ये चूंकि प्रीवियस ट्रेंड ऊपर का है, बेस बना के चला है, तो इसको 1485 जाना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग है तो 1358 का स्विंग लो है, 1355 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। जब तक 1355 नहीं टूट रहा है मोस्ट लाइकली 1485 निकल जाएगा। फ्रेश बाइंग 1408 के ऊपर करेंगे तो कंफर्म्ड बाइंग होगी। यहां भी करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रहेगी, बट 1408 के ऊपर बहुत चीजें डिसाइसिवली क्लियर होंगी। 1485 तक का टारगेट मिल जाएगा। ठीक है। कुछ एक रिजल्ट्स पर बात कर लेते हैं। एमटीआर टेक का यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स आए मार्केट बंद होने के बाद। रेवेन्यू में 28%, नेट प्रॉफिट में 185% का जंप देखने के लिए मिला। एबिटा में 86% और मार्जिन्स में भी ऑलमोस्ट 50% का जंप, 12.8 से 18.6% के मार्जिन्स हो गए। तो काफ़ी अच्छे नतीजे देखने के लिए मिले हैं एमटीआर टेक के। और काउंटर बिल्कुल फ्लैट। आजकल ये ज़रूर हो रहा है कि रिजल्ट्स अच्छे, काउंटर फ्लैट, रिजल्ट्स ख़राब, काउंटर ऊपर। और रिजल्ट्स अगर बिल्कुल फ्लैटिश हो तो शेयर भी बिल्कुल फ्लैटिश रहता है। अंशुल जी, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है इस काउंटर पर या चार्ट सेटअप भी खराब है एमटीआर टेक का? चार्ट सेटअप बहुत खराब तो नहीं है, लेकिन मंथली चार्ट पे बड़ा रेजिस्टेंस 1800 का था, लगभग वहीं जाके अटका है। 1724 से 1800 का ये रेंज पूरी मंथली चार्ट पे बड़ा रेजिस्टेंस थी। और रेजिस्टेंस इसलिए था कि ऊपर से ये स्टॉक लंबा पिटा था और पिटते पिटते लगभग 58% ऊपर से पिटा था। इसलिए ये ओवरहेड सप्लाई है जो अच्छे रिजल्ट के बाद भी इसको निकलने नहीं दे रही है। लेकिन खराब नहीं है काउंटर, क्योंकि रिजल्ट ठीक है। अगर नेगेटिवली रिएक्ट करना होता तो कर जाता, जो नहीं किया। ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, बट वो इसलिए कि मंथली पे रेजिस्टेंस है। बाइंग एरिया इसका थोड़ा सा नीचे है, 1550 1570 की जोन में बाइंग एरिया बनेगा। या फिर थोड़ा सा फ्लैट रह जाए तो मूविंग एवरेज कैचअप हो जाए तो बाइंग एरिया भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बट करंट जितना डेटा है उतने में 1570 1550 बाइंग एरिया है। इवेंचुअली 6 महीना 4 महीना जो भी लगा कि ये स्टॉक 2032 तक ऊपर आ सकता है। 2032 पे आपको पूरी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अगले रिजल्ट है कॉनकोर के, जहां पर कि हमने देखा कि रेवेन्यू में करीब 1.5% की गिरावट देखने के लिए मिली। नेट प्रॉफिट 3% अप था, लेकिन एबिटा करीब 11% डाउन हुआ और मार्जिन्स भी करीब 210 बेसिस पॉइंट गिरे हैं। 21.1% के मुकाबले मार्जिन्स 19% के आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये रेड मार्क बना हुआ कंटेनर कॉर्प में। लेकिन एक खबर जो कि इस कंपनी के शेयर धारकों के लिए अच्छी खबर है, वो है 4 शेयर पर 1 बोनस शेयर की कंपनी ने घोषणा की है। लेकिन मार्केट इस समय शायद रिजल्ट्स पढ़ने के मूड में था और रिजल्ट्स उतने अच्छे लगे नहीं। बोनस भी अभी प्रभावित नहीं कर पाया, हालांकि बोनस की घोषणा ही है अभी। जब बोनस आएगा उस समय पर प्राइस एक्शन ज़्यादा तेज हो जाता है। अंशुल जी, क्या करें? कंटेनर कॉर्प रिजल्ट्स को देखकर इस पे ट्रेड करें या बोनस का एक जो प्लस पॉइंट दिया हुआ है मैनेजमेंट ने उसकी तरफ जाएं? कहाँ दिख रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस? तो देखिए, कंटेनर कॉर्प में भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था सिमिलर टाइम में, जून जुलाई 2024 में। वहां से स्टॉक में 48% का करेक्शन आया। बाउंस बैक में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं थी। अब अगर इस बोनस न्यूज के सहारे ये अपना मेजर रेजिस्टेंस 730 731 इसके ऊपर कोई क्लोजिंग दे देता है तो फिर स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी डेवलप होना स्टार्ट होगी। फिर ये स्टॉक 850 तक जा सकता है। प्रोबेबिलिटी बन रही है कि 731 तोड़ के उसके ऊपर चलेगा। 880 करीब में 50% रिट्रेसमेंट है, वहां तक जा सकता है। 850 880 की जोन पकड़ लीजिए। अब सवाल आता है कि 731 के ऊपर क्लोजिंग पे बाई करना चाहिए, तो मेरा जवाब ना रहेगा, क्योंकि इससे अच्छे बिना ओवरहेड रेजिस्टेंस के काउंटर हमारे पास हैं, तो उनमें ट्रेड कर लेंगे। ये बहुत स्लो थकी हुई मूव रहेगी। आप कैंडल्स छोटी छोटी रहेंगी, बीच में एक बड़ी रेड कैंडल दिखाएगा, घबराहट में आप निकल जाएंगे। पैसा कमाना बहुत मुश्किल रहेगा, मैं अवॉइड करूंगा।
ठीक है, तो अंशुल जी तो अवॉइड करेंगे इस काउंटर को। लेकिन अगला काउंटर ग्रासिम का, इसमें अगर देखें तो रेवेन्यू 32% बढ़ा, लेकिन कंपनी को लॉस आया 288 करोड़ रुपए का, जो कि 441 करोड़ के मुकाबले है। और एबिटा डाउन हुआ है 58% कंपनी का, और मार्जिन्स तो बहुत ही श्रिंक हो गए, 7.8% से गिरकर 2.5% मार्जिन्स आए हैं। अंशुल जी, दो चीज़ें जो कि ग्रासिम के साथ कनेक्ट होती हैं। ग्रासिम ने पेंट लॉन्च किया और एशियन पेंट की हालत टाइट हो गई, और एशियन पेंट ही नहीं, इनफैक्ट बर्जर पेंट या जितनी भी पेंट कंपनी थी सबकी हालत ख़राब हो गई। उसमें ये माना गया कि ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू जब पेंट बिजनेस में उतरे तो उन्होंने थोड़े से अच्छे प्राइस रखे थे, मतलब कॉम्पिटिटिव सस्ते प्राइस रखे थे, जिसकी वजह से एशियन पेंट और बर्जर पेंट अपनी जो पहले से एक अच्छा मार्केट शेयर लेकर बैठी थी उनको प्रॉब्लम हुआ, और उनके भी लॉसेज आने शुरू, मतलब उनके भी प्रॉफिट में डिक्लाइन आना शुरू हो गया। अब चूंकि ग्रासिम पे भी मार्जिन श्रिंकेज है और ग्रासिम भी परेशान है, तो कहीं ना कहीं या तो वो प्राइस हाइक करे या वो ये कॉम्पिटिटिवनेस हटाए, तब जाकर वो भी अपनी कंपनी को लॉस टू प्रॉफिट में लाएंगे, वरना ग्रासिम जैसी कंपनी आसानी से लॉस में आती नहीं है। अब ऐसे में ग्रासिम में क्या करें और एशियन पेंट पे क्या करें? अब एशियन पेंट के लिए थोड़ी सी कुशन देने वाली खबर तो है कि ग्रासिम के रिजल्ट खराब आ रहे, तो ग्रासिम भी अब प्रेशर में है। दूसरा कि क्रूड ऑयल भी नीचे आ गया, तो क्रूड ऑयल नीचे आने से थोड़ा सा इन सभी पेंट कंपनियों को फायदा मिलता है। कैसे ट्रेड करें सर ग्रासिम वर्सेस एशियन पेंट? तो देखिए, एशियन पेंट में तो बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ग्रासिम कल के शो में भी हमने डिस्कस किया था, आई गेस ये पूरे वीक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि सीमेंट एज ए पैक मेरे को बहुत तेज लग रहा है, इसमें बहुत लंबी तेजी डेवलप हो रही है। अगर रिजल्ट बहुत खराब होते तो मार्केट अभी तक रिएक्ट कर चुका होता है, लेकिन पिछले 5 दिन केवल प्रॉफिट बुकिंग रही है, लोअर वॉल्यूम पे रही है। 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करना था, वो कर लिया है। अब केवल 75 मिनट चार्ट पे एक रिवर्सल स्ट्रक्चर की जरूरत है, 2752 के ऊपर ग्रासिम में बन जाएगा। मैं यहां से ग्रासिम में बहुत बुलिश हूं। ये नीचे आना था क्योंकि इसको हैंडल डेवलप करना था, हैंडल यू शेप में डेवलप होता है, तो गिरावट वाली खत्म हो गई। अब ऐसे यू कंप्लीट करेगा ऊपर में 2850 2855 के ऊपर ग्रासिम जैसे ही ब्रेकआउट देगा, ऑलमोस्ट 230 235 दिन का कप एंडल पैटर्न या वीकली पे देखेंगे तो 45 से 48 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट बन जाएगा, और इस स्टॉक में 32-33 सौ रुपए तक की रैली डेवलप हो जाएगी। अगले एक आध साल सीमेंट में बड़ा पैसा बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आउटराइट अभी जाके खरीद लें कि अभी से लेके बैठ जाएं। ब्रेकआउट आने दीजिए, ब्रेकआउट आने के बाद ट्रेड कीजिएगा। सबसे बेहतरीन चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर अगर देखेंगे अल्ट्राटेक का है, फील्ड ब्रेकआउट भी बनाया है, सब चीज कर लिया है, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट कर लिया, वीक लॉन्ग्स को पहले ट्रैक किया फिर एलिमिनेट किया, हर तरीके से स्टॉक हल्का हो चुका है। जैसे ही 12200 के ऊपर निकलेगा अल्ट्राटेक, आउटराइट इसमें तेजी प्ले कर लीजिएगा 14500 तक। 2850 के ऊपर ग्रासिम में तेजी प्ले कीजिएगा 32,500-3300 तक। तीसरा स्टॉक एसीसी, कल भी मंडे को आपके शो में डिस्कस किया था कि एसीसी में तेजी डेवलप हो रही है। आज 20-30 रुपए 30 रुपए वहां से चल चुका है, यहां से करीब करीब 100 रुपए की और तेजी दिख रही है। तो इमीडिएट आज खरीदना है तो एसीसी खरीदिए, ग्रासिम और अल्ट्राटेक अपने वॉच लिस्ट में रखिए, ब्रेकआउट्स आते हैं तो बाय कीजिएगा। ठीक है, तो अल्ट्राटेक के बारे में बता दें कि अल्ट्राटेक इज सब्सिडरी है ग्रासिम की। तो ग्रासिम वैसे जो ग्रासिम का कोर बिजनेस है वो कुछ टेक्सटाइल के केमिकल्स बनाती है और डेकोरेटिव पेंट्स में है, लेकिन जो उनकी सब्सिडरी का काम है अल्ट्राटेक, तो उससे सीमेंट बिजनेस भी इनके साथ ऐड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आईटीसी पर रिजल्ट्स के बारे में बात देखते हैं, किस तरह का इम्पैक्ट है और किस तरह से अब ट्रेड करना चाहिए। रेवेन्यू 9.5% बढ़े हैं, नेट प्रॉफिट करीब 1% बढ़ा है आईटीसी का, एबिटा करीब 2.5% बढ़ा है, और मार्जिन्स में थोड़ी सी गिरावट है, 37.1% के मुकाबले 34.7% के मार्जिन्स आए हैं आईटीसी के। तो एबिटा बढ़ा है लेकिन मार्जिन्स घटे हैं, और वहीं नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू हल्के हल्के बढ़े हैं, कोई खास ऐसा स्ट्रेंथ नहीं आई है। लेकिन काउंटर पे किस तरह का रुझान है? काउंटर आज 2.25% ऊपर है। ये सही है कि एक्चुअली रिजल्ट्स स्ट्रीट को पसंद आए ना आए, शेयर ऊपर चला जाता है, यही आजकल चल रहा है मार्केट में। अब आईटीसी में क्या करें सर? सर आईटीसी मेरे को ठीक लगता है, मैं बहुत बेरिश तो नहीं हूं। समाउ एफएमसीजी पैक में टाटा कंज्यूमर और आईटीसी ठीक लगते हैं, 451 तक जा सकता है। बट प्रॉब्लम मेरी ये है,
एफएमसीजी इंडेक्स की कल एकदम बेरिश ट्रेंड में था, आज वापस से थोड़ी रिकवरी ली है। ये इंडेक्स जब तक 58,000 के ऊपर नहीं आता है तब तक पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि इंडेक्स में 12-13% की, जैसे आईटी में एकदम तेज गिरावट आई थी, ऐसी 12-13% की तेज गिरावट आ सकती है। और अगर इंडेक्स गिरा तो फिर आईटीसी का बचना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, भले कम गिरे लेकिन गिरेगा जरूर। तो मैं अभी एफएमसीजी अगले 6-8 महीने छेड़ने के मूड में नहीं हूँ। गिरना शॉर्ट मेरे से होता नहीं है तो मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखता नहीं हूँ। मैं अगले 4-6 महीने इस इंडेक्स को और छोड़ के रखूंगा। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब इसने वीकली पे 63,000 पे ऑर्डर ब्लॉक कर सपोर्ट तोड़ा था, 63,000 पे हम लगभग लगभग 53,000 की बात कर रहे थे और 50,000 का लो बना था। तो ये अप मूव मेरे को खाली बाउंस बैक दिख रही है, नया लो बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं आईटी स्टॉक्स नहीं छेड़ रहा हूँ अगले 6-8 महीने। पूरी गिरावट खत्म कर ले, उसके बाद जो रिलेटिव स्ट्रेंथ रह जाएगा उसमें बाई करेंगे। आईटीसी जिनको बहुत प्रिय है उनको मैंने रिकमेंड भी किया था कि आप आईटीसी से निकल के आईटीसी होटल में चले जाओ। आज देखो आईटीसी होटल 180 रुपए से बढ़ के 224 का वहां पहला टारगेट था, 222 हो गया है। 240 का अगला टारगेट है, ये भी कंप्लीट कर लेगा। तो बेटर आईटीसी होटल बहुत बेटर लग रहा है कंपेयर टू आईटीसी। तो अगर वहां रहेंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा।